कार्तिक उस वक्त पर पेड़ पर चढ़कर कबीले के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। तब वो भालेनुमा हथियार आकर लगा। अपने घायल पैर के कारण वो विवश होकर देखता रहा। जब उस दानवनुमा आदमी ने आकर उसे कैद कर लिया। प्रताप की हिम्मत नहीं हो रही थी ये बुरी खबर देवयानी तक पहुंचाने की, पर फिर भी उसे बताना तो था ही। उस हमले को वहीं रोककर वो लोग वापस गांव में जमा हुए। देवयानी के चेहरे पर चिंता थी। उसे कार्तिक के साथ साथ अभियान की भी चिंता थी। काफी समय बर्बाद हो चुका था यहां। उसे अभी आगे भी बढ़ना था। ऐसे में कार्तिक का घायल होना उसे मुश्किल में डाल सकता था। उसे जल्दी ही कोई फैसला लेना था। यह उसकी परीक्षा की घड़ी थी। उसे इसमें पूर्ण रूप से सफल होना था। उसने प्रताप को इशारा किया। भीड़ से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। इधर पाणिक और अधीश अजीब मुसीबत में फंसे हुए थे। ना तो वो अपने हथियारों के पास जा पा रहे थे और ना ही वहां पूरे तरीके से सुरक्षित थे। पाणिक ने देखा उनके 2 घोड़े घायल हो चुके थे। उसे उन कायरों पर बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाया, छुपकर निर्दोष जानवरों पर क्या वार करते हो? हिम्मत है तो आमने सामने आकर लड़ो। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, पर तीरों की वर्षा जरूर बंद हो गई। फिर एक आदमी सामने आया। उसके हाथ में एक 2धारी तलवार थी और कंधे पर धनुष टंगा हुआ था। वो सामने आकर बोला, आ जाओ महाबली, आमने सामने की लड़ाई में ही निपट लेते हैं। पर इतना ध्यान रहे, अगर तुमने तत्व सिद्धि इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मेरे साथी तुरंत तुम पर हमला कर देंगे। पाणिक उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसने अधीश को वहीं छिपे रहने का इशारा किया और खुद उठकर सामने आ गया। दोनों लोग आमने सामने थे। पाणिक के हाथ में छोटा सा खंजर देखकर उसने उसे अपना हथियार चुनने के लिए कहा। पाणिक ने मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए खंजर ही काफी है। ये कहते हुए पाणिक ने खंजर को हाथ में मजबूती से पकड़ा और जोर से जमीन में मारा। ऊर्जा की इतनी बड़ी मात्रा उसके हाथों के खंजर में होती हुई जमीन में समा गई। कुछ ही क्षण बीते कि उसका दुश्मन हवा में था। उसके ठीक नीचे से मिट्टी का एक टीला सा अचानक जमीन को फाड़ कर निकला था, जिसे उसने टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया था। तभी चारों तरफ से तीरों की बाढ़ सी पाणिक की तरफ लपकी। लेकिन तब तक पाणिक ने खंजर को जमीन में दबा छोड़कर अपने दोनों हाथों की हथेली को जमीन लगा चुका था, जिसकी वजह से उसके शरीर पर हाथों से होते हुए मिट्टी की परत चढ़ने लगी, जिसके कुछ पल बीतते ही उसके ऊपर एक ठोस आवरण कवच बन चुका था। तीर उसके शरीर से टकराए और छितर गए। कुछ धसे भी, पर उसकी चमड़ी को छू तक नहीं पाए। इससे पहले कि वो दोबारा वार करते, उसने फिर अपने हाथों से ऊर्जा छोड़ी और इस बार सिर्फ सामने ही नहीं बल्कि जहां जहां भी उसके दुश्मन खड़े थे वहां मिट्टी भुरभुरी हुई और वो सारे लोग कंधे तक जमीन में धंस गए। तभी पाणिक ने अपने हाथों को जमीन से दूर किया और इसके ही साथ मिट्टी वापस सख्त हो गई। वो लोग अब वहां से बाहर नहीं निकल सकते थे बिना किसी की सहायता के। अधीश को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि ये लड़ाई शुरू होते ही खत्म हो चली थी। दोनों लोग गाड़ी के पास पहुंचे। 4 में से 2 घोड़े दम तोड़ चुके थे। अब बाकी 2 पर गाड़ी का वजन 2 गुना होने वाला था और रफ्तार भी कम। इसलिए पाणिक ने सुझाव दिया कि गाड़ी में से जरूरी सामान निकाल लिया जाए और आगे की यात्रा घोड़ों पर ही की जाए, ताकि रफ्तार भी बनी रहे और घोड़ों पर ज्यादा बोझ भी न पड़े। दोनों लोगों ने ऐसा ही किया। उन्होंने गाड़ी में से सिर्फ जरूरी सामान को लिया, उन्हें घोड़ों पर बांधा और आगे चल दिए। कुछ दूर चलने पर अधीश बोला, आपको क्या लगता है कौन थे वो लोग? पाणिक ने एक बार सरसरी निगाह से पीछे देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है अधिपति कैलाश ने तुम्हें इतने गुप्त रूप से रवाना क्यों किया था? सिर्फ देवयानी का ही इस अभियान पर जाना काफी था, पर फिर भी उसके साथ 2 सबसे अच्छे योद्धा भेजे गए। असल में यह अभियान सिर्फ तुम दोनों को उस अजनबी का पता लगाने और उसे पकड़कर वापस लाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे राज दरबार का एक जरूरी मंतव्य छुपा हुआ है, जिसके बारे में अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बताने लायक सिर्फ मेरे पास ये जानकारी है कि अभी ऐसे और कई हमले होंगे और उनसे तुम्हें बचा के रखना ही मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी इन दोनों अभियान के बारे में जिनको नहीं पता लगना था उन्हें पता लग चुका है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं
ये बात किसी को नहीं पता है। पर वो लोग जो पीछे आपने छोड़ दिए हैं, वो तो जाकर सबको बता ही देंगे कि आप मेरे साथ हैं। अधीश ने जैसे उसे याद दिलाया। हा, यही तो तुम मात खा गए। तुम शायद भूल रहे हो कि अधिपति कैलाश और विश्वाजी के सम्मिलित प्रयासों के बाद जो निर्माणशाला बनी है, वो अपने संसाधनों की परिभाषा को बिल्कुल बदल चुकी है। पर शायद इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। काफी कम लोग, या कहूं कि सिर्फ उंगलियों पर गिन सको इतने ही लोग उसके बारे में जानते हैं। उसी निर्माणशाला की बदौलत मैं तुम्हारे सिवा बाकी लोगों के लिए एक आम युवक की भांति दिखता हूं, या यूं कहा जाए कि उनके लिए मेरा चेहरा मौजूद नहीं है। इस चेहरे को सिर्फ तुम देख सकते हो और कोई नहीं। पाणिक ने अधीश को समझाया। पर आपने सिद्धि प्रयोग भी तो किया था, अधीश बोला। हाँ, मैंने सिद्धि का प्रयोग किया था, पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि इस तत्व सिद्धि में और भी लोग माहिर हैं। मैं कोई अनोखा तो नहीं, पर हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरा अनुभव इसके इस्तेमाल को लेकर दूसरों से ज्यादा है। पर मैंने उच्च स्तर का प्रयोग किया ही नहीं था उनके सामने। मैंने जो भी वहां किया वो कोई भी नया सिद्धि धारक आराम से कर सकता है। इसलिए चिंता की बात नहीं है, बल्कि चिंता तो हमें अपनी नहीं, हमसे आगे चल रहे लोगों की करनी चाहिए, ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, पर यह खेल बहुत बड़ा है और विरोधी पक्ष हमें असफल करने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है। इसका उदाहरण तुमने पीछे देख ही लिया था, पाणिक ने कहा। अधीश ने सहमति में सर हिलाया, फिर सोचने लगा। वो इस अभियान को जितना मामूली आंक रहा था उतना था नहीं ये। उसे तो लग रहा था कि देवयानी बड़ी आसानी से उस अजनबी को कैद कर लेगी और वो उसे लेकर वापस आ जाएगा। उसके बाद वो देवयानी से अपने साथ दिव्य कलश की खोज पर जाने के लिए बात करेगा। चूंकि वो इस अभियान में उसकी मदद कर चुका होगा, तो शायद वो उसकी बात मान लेगी और वो लोग दिव्य कलश की खोज में जा सकेंगे। यही सब सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक जैसे उसे कुछ याद आया। वो पीछे मुड़ा और बोला, पर ये लोग थे कौन जो हमारी जान के पीछे पड़े हुए थे? जहां तक मेरा अंदाजा है, ये लोग गोपाल दास के भेजे हुए लोग थे, पाणिक ने जवाब दिया। पर गोपाल दास जी हमारे पीछे लोगों को क्यों भेजेंगे, और वो भी हमें मारने के लिए? अधीश बोला। अगर ये बात तुम्हें बता दी तो और भी बहुत कुछ समझाना पड़ेगा तुम्हें, पाणिक ने उसे समझाया। अधीश फिर आगे कुछ नहीं बोला। दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे। इधर पीछे जहां वो लोग कंधों तक जमीन में दबे हुए थे, उनके पास आकर दो नकाबपोश रुके। उन्होंने उस आदमी से जिसने आमने सामने की लड़ाई में पाणिक से मात खाई थी, उससे बोले, तुमने एक अच्छे मौके को गवा दिया। इतने लोग होते हुए भी तुम दो लोगों को नहीं मार पाए, अफसोस की बात है। मैंने सोचा था कि वो अपनी सिद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा, आदमी ने निराश स्वर में कहा। मूर्ख हो तुम, उसने सिर्फ अपना चेहरा बदला है, आदतें नहीं। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी इस गलती की वजह से हमारे अभियान पर क्या असर होगा। एक नकाबपोश घुर्राया। अगली बार ये गलती नहीं होगी, एक मौका और दो हमें, आदमी बोला। नहीं, ये मुमकिन नहीं, हम पहले ही तुम पे भरोसा करके गलती कर चुके हैं। वो तो अच्छा है कि उन्हें ये नहीं पता था कि तुम किसके लिए काम करते हो, और आगे भी तुम बता नहीं पाओगे। कहते हुए नकाबपोश ने अपनी तलवार निकाली। क्या मतलब है तुम्हारा? और आगे के शब्द बोलने से पहले ही उसका सर धड़ से अलग हो चुका था। वही बाकी सबके साथ भी हुआ। इसके बाद दोनों नकाबपोश आगे बढ़ गए। कमाल की बात यह थी कि सबको यही लग रहा था कि उनका राज कोई नहीं जानता। शतरंज के इस खेल में सारे प्यादे न सिर्फ सामने थे, बल्कि हर चाल का पता ठिकाना सारे खिलाड़ियों को था। दोनों नकाबपोश तेज घोड़ों पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ घंटे के सफर के बाद उन्हें अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। कुछ पेड़ों के झुरमुट के पास कुछ तंबू लगे हुए थे। पास में ही गाड़ियां खड़ी हुई थी। कुछ लोग इधर उधर पहरा दे रहे थे। दोनों नकाबपोश वहां जाकर रुके। अपने घोड़ों से उतर के वो तंबू की तरफ बढ़े। तभी एक आवाज ने उनके कदम रोक दिए। एक सैनिक अचानक वहां आ गया। उसने उन दोनों को वहीं रोकते हुए कहा, तुम दोनों कौन हो तुम, और कहां घुसे चले जा रहे हो?
दोनों ने आवाज सुनकर उस दिशा में नजरें घुमाई और वहीं रुककर उसके पास आने का इंतजार करने लगे। सैनिक उनके पास आया और कहने लगा, और ये नकाब क्यों पहन रखा है, इसे हटाओ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कमर बंधी थैली में से एक अंगूठी नुमा एक चीज निकाली और सैनिक की आंखों के सामने लहराई। उस अंगूठी पर एक खास गुप्त निशान बना हुआ था, जिसे देखते ही सैनिक की आंखों में पहचान के भाव उभरे। उसने तुरंत एक तरफ होकर बिना कुछ कहे उन्हें अंदर जाने का इशारा कर दिया। वो दोनों नकाबपोश अंदर बढ़े। दोनों अंदर जाकर उस तंबू और समूह के मालिक से मुलाकात करने लगे। वो मुलाकात कुछ ज्यादा ही लंबी चली। उसके बाद वो दोनों बाहर आए तो उन दोनों के पास एक नया काम था, जिसे उन्हें जल्द से जल्द अंजाम देना था और हर हाल में सफल होना था। उन्हें उस तंबू के अंदर इस बात को अच्छे से समझा दिया गया था कि असफल होने का क्या अंजाम होने वाला था। उस तंबू के मालिक की वर्षों की मेहनत उनके इस काम पर निर्भर थी। उन्होंने बिना आराम किए अपने घोड़ों को खोला और हवा की रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले। इन सब के बीच विभूति का ज्यादातर समय अभ्यास स्थल पर ही बीत रहा था। वो वहां से बाहर जाना चाहता था, पर उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिपति कैलाश ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया हुआ था और हालात सच में ऐसे थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। विभूति इस खेल का ना चाहते हुए भी एक मोहरा बन गया था। अभी तक वो गोपाल दास के लिए बहुत महत्व रखता था, पर अब वो अधिपति कैलाश और विश्वनाथ पुरोहित के लिए एक जरूरी गवाह था। विभूति की जानकारी में आए बिना ही उसके ऊपर अधिपति कैलाश ने निगरानी का जबरदस्त बंदोबस्त करवा के रखा था, ताकि अगर वो चाहे भी तो बिना उसकी जानकारी के वो वहां से कहीं न जा सके। उन्हें अभी भी विभूति पर पूरा भरोसा नहीं हुआ था। आज विभूति का मन बहुत बेचैन था। वो काफी समय से मंदिर की पूजा में शामिल नहीं हुआ था, और पूजा तो अलग बात, वो दिन में बाहर ही नहीं निकला था। इसलिए आज सुबह ही पूजा में उसने शामिल होने का निश्चय किया। वो अपने तंबू से बाहर निकलकर पूजा स्थल की तरफ बढ़ा। लोग उसके आसपास से टकराते हुए जा रहे थे। शायद आज कोई विशेष आयोजन है, विभूति ने मन ही मन में सोचा। वो अपनी ही धुन में था और उसके पीछे एक गुप्तचर उसके तंबू से बाहर निकलने के बाद से ही लगा हुआ था, जिसके ऊपर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। अचानक उसने माधवी को देखा। वो कुछ दूरी पे अपनी कुछ सहेलियों के साथ खड़ी हुई थी। विभूति की माधवी से बातचीत होती रहती थी। काफी समय बाद उसे कोई ऐसा दिखा जिससे वो सहज होकर बात कर सके। उसने हाथ हिलाकर माधवी का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के कारण उसने देखा नहीं। विभूति ने सोचा कि उसे आवाज लगाए, पर इससे बेमतलब ही दूसरे लोगों का ध्यान इधर आकर्षित होता, इसलिए उसने रहने दिया। वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि एक तरफ अचानक शोर सा उठा। विभूति ने अपने बाएं तरफ देखा तो उसे कुछ लोग इस तरफ को भागकर आते दिखाई दिए और उनके पीछे भाग रहा था एक अनियंत्रित हाथी, और उसके पीछे उसका महावत जो उसे शांत करने का असफल प्रयास कर रहा था। अचानक मची इस भगदड़ में वो गुप्तचर जो विभूति के पीछे था, वो लोगों से टकराते हुए पीछे रह गया। विभूति अपनी जगह से थोड़ा पीछे हट गया ताकि भागकर आते हुए लोग उससे टकरा न जाएं। वो लोग और उनके पीछे भागता हुआ हाथी विभूति के सामने से गुजरा। विभूति को अचानक ऐसे लगा जैसे उसके गले में कई चींटियों ने एक साथ काट लिया हो। वो अपने हाथ से गले को टटोलते हुए पीछे को गिरा। तभी वो गुप्तचर भागता हुआ आया। उसे विभूति की तलाश थी, पर उसे वहां विभूति की बजाय उसका मृत शरीर मिला, जिसकी गर्दन को बहुत तेज धार के हथियार से काट दिया गया था। उसकी आंखें खुली हुई थी और गले से गर्म खून बहकर जमीन पर जमा हो रहा था। गुप्तचर ने अफसोस से सिर हिलाया और वहीं घुटनों के बल बैठ गया। जल्दी ही ये खबर वहां जंगल में लगी आग की तरह फैली। कुछ देर बाद अधिपति कैलाश और विश्वनाथ पुरोहित एक बड़े से तंबू में बैठे हुए बात कर रहे थे। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ कैलाश, विश्वनाथ पुरोहित बोले। मैं इसकी गंभीरता को समझता हूं पुरोहित जी, इसलिए मैंने गुप्तचरों को उसके पीछे साई की तरह लगे रहने के लिए कह दिया था। अधिपति कैलाश अफसोस भरे स्वर में बोले। पर यह सब भी काम नहीं आया। वो दुष्ट अपने कुकृत्य में सफल फिर भी हो ही गया। विश्वनाथ पुरोहित के स्वर में तल्खी थी।
वो अगर ऐसे ही इस खेल को आगे बढ़ाना चाहता है तो ऐसे ही सही। समय हो गया है कि अब उसको उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाए। विश्वनाथ पुरोहित किस तरह जवाब देंगे, जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।